नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। राहुल गांधी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। आज फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे लगता है जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, कुछ वैसा ही नतीजा 2024 में आ सकता है। भविष्य की बात बाद में करेंगे, पहले आपकी याद ताजा कराते हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले नेता मणिशंकर अय्यर का बयान याद होगा आपको। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेता मानते थे कि मोदी को नीच कह देना, ऐसे बयान से बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कुछ घंटे पहले कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने मणिशंकर अय्यर को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। इतना कह दिया कि मणि की जुबान पर सरस्वती जी विराजती हैं। बाकी बात इस रिपोर्ट से ही समझते हैं। पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कुल्हाड़ी पर पैर मारना, ये दोनों ही काम मोदी विरोधी कर रहे हैं। वो पहले गलती करते हैं, फिर गलती रियलाइज भी करते हैं, लेकिन अगले ही दिन स्क्रिप्ट बदल देते हैं और फिर से कोई नई गलती कर बैठते हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में ऐसा हो जाता है, कभी कभी मुंह से कुछ निकल जाता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर कोई गलत कमेंट हो जाता है। सच्चाई यह है कि ऐसा यूं ही नहीं हो जाता। हिंदुस्तान की संस्कृति को न जानने वाला एक नासमझ व्यक्ति ही इतने जिम्मेवार पद पर बैठकर वो कह सकता है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। इस देश के किसी व्यक्ति से पूछिए, अपने नाना का सरनेम कौन लगाता है भैया अपने साथ? अब अगर उन्हें यह जानकारी भी नहीं है, अब अगर उन्हें इस मूलभूत देश की संस्कृति की जानकारी भी नहीं है, तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष के बगल में बैठकर पार्टी का सीनियर प्रवक्ता अगर प्रधानमंत्री को नासमझ बोले तो यह गलती बिल्कुल नहीं, यह मोदी पर अटैक है, सोचा समझा हमला है। कांग्रेस का महासचिव अगर प्रधानमंत्री के लिए झूठ का जगत गुरु लिखे तो समझिए कि यह सोची समझी रणनीति है। आज हम पूरी टाइमलाइन के साथ आपको बताते हैं कि कैसे मोदी को घेर कर हमला किया जाता है। मणिशंकर अय्यर, यह नाम तो याद ही होगा आपको। 2019 में कांग्रेस की हार और मोदी की प्रचंड जीत के पीछे एक हाथ मणिशंकर अय्यर का भी था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। बहुत नीच किस्म का आदमी। अय्यर के इन 5 शब्दों ने कांग्रेस को कम से कम 5 राज्यों में 0 कर दिया। आप और कोई सवाल नहीं कर सर 23 मई का रिजल्ट का लेके क्या कहेंगे आप? सर नो, आई रिजल्ट का आइडिया। मणिशंकर अय्यर ने 10 जनपद के आकाओं को खुश करने के लिए वो हर बयान दिया जिससे 19 के चुनाव में कांग्रेस का चांस घटता गया और मोदी की सीटें बढ़ती गईं। आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए पाकिस्तान जाकर गिड़गिड़ाए, फिर भी कांग्रेस की तकदीर नहीं बदली। I really have been in great despair about the nature of my country. It didn't seem to me that since 2014 I'm living in the same country that I was born into in 1941. कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की गलती को माना, उनको पार्टी से सस्पेंड किया। फिर अय्यर अचानक राहुल गांधी के साथ चलने लगे। धीरे धीरे कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर का रिहैबिलिटेशन हो गया और आज कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने लिख दिया, अय्यर ने सही कहा था, अय्यर की जुबान पर मां सरस्वती विराजती है। ये दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस आज मणिशंकर अय्यर की जुबान बोल नहीं सकता, लेकिन ट्वीट करता उतनी हिम्मत नहीं है। और ये कांग्रेस प्रधानमंत्री को मणिशंकर ने केवल नीच नहीं कहा, आज उनको ये समर्थन कर रहे हैं पवन खेड़ा, बल्कि उनकी बॉस सोनिया गांधी ने तो क्या नहीं कहा, मौत का सौदागर कहा, ये नीच कहे, इतनी गालियां लोगों ने दी। ये गालियां इसलिए देते हैं
कांग्रेस केवल अमीरी और अमीरियत को पसंद करता, उसको पच नहीं रहा है कि मोदी जैसा गरीब आदमी ये 10 साल तक कैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, और उनको पता नहीं है कि अभी 10 साल और आने वाले दिनों में रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो लिखा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बोला, दरअसल मोदी के लिए यही कांग्रेस की लाइन है, जिसकी शुरुआत 2007 में खुद सोनिया गांधी ने की थी, जब उन्होंने मौत का सौदागर कहा था। सरकार चाहने वाले झूठे बेईमानी, दर्द और मौत के सौदागर, मौत के सौदागर। पौने 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली आए हैं और जब से कांग्रेस की विदाई हुई है, कांग्रेस की डिक्शनरी में मोदी के लिए गालियों वाली लिस्ट लंबी होती जा रही है। राहुल ने मोदी के लिए चौकीदार चोर है कहा, प्रियंका ने दुर्योधन वाला डायलॉग मारा, खड़गे और सुशील कुमार शिंदे ने मोदी को तानाशाह और हिटलर बताया। गद्दाफी, मुसोलिनी, रावण, मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया। अनपढ़, गंवार, निकम्मा और औरंगजेब का आधुनिक अवतार, मोदी को यह सब सुनना पड़ा। स्टूपिड पीएम, नकारा बेटा, लोकतंत्र विनाशक। मोदी के लिए टाइम मैगजीन में डिवाइडर इन चीफ लिखवाया गया। नीच आदमी, मोहम्मद बिन तुगलक, अजहर मसूद, ओसामा, दाऊद इब्राहिम, मानसिक बीमार, बिच्छू, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। कायर, मनोरोगी, खिसियानी बिल्ली, जालिम, हत्यारा, मूर्ख, गंदी नाली का कीड़ा, जल्लाद, खाल उधड़वा देंगे, नमक हराम, एनाकोंडा। जिसे सुनकर किसी भी आदमी का खून खौल जाए, ऐसी ऐसी गालियां प्रधानमंत्री को दी गई। मणिशंकर अय्यर का नीच बयान उस वक्त आया था जब 2017 में गुजरात इलेक्शन हो रहे थे। कांग्रेस बीजेपी के साथ नेक टू नेक फाइट में थी। एक नीच बयान ने कांग्रेस को मुकाबले से आउट कर दिया। बीजेपी ने गुजरात जीत लिया। उस चुनाव के समय उनके परिवार के खासम खास और उनके बीए वो सलाहकार हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बड़बोले भी हैं। गुजरात के चुनाव के दिनों में उन्होंने मेरे लिए अपशब्द बोले, मुझे नीच कहा और गुजरात में लोगों का पारा गर्म हो गया। जब पारा गुजरात का गर्म हो गया तो सारे कांग्रेस वाले इधर उधर भागने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कांग्रेस को बचाने के लिए, दिखावे के लिए उन्होंने ड्रामा किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? कुछ समय के बाद उस करीबी व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ पार्टी में फिर से स्थान दे दिया। 14 में चाय वाला, 17 में नीच और 19 में चौकीदार चोर है। दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी पर गालियों की बौछार से पहले बीजेपी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ का चुनाव हार चुकी थी। गालियों ने बीजेपी को बाउंस बैक करने का मौका दे दिया। मोदी ने इसे जमकर भुनाया। पब्लिक रैलियों में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो वोटरों ने बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाकर कांग्रेस पर गुस्सा निकाला। ये लोग बार बार प्रेम 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 का नकाब पहनकर मुझे गालियां देते रहते हैं। इनके प्रेम की डिक्शनरी में इस गरीब मां के बेटे के लिए, इस चाय वाले के लिए किस तरह का प्यार उमड़ा है, कैसे ये प्यार जताने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, खुद बताना चाहता हूं। ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है, उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं, ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं। मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया
और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया, बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं की टाइमलाइन देखें तो वहां दो ही काम दिखते हैं। पहला, मोदी को गाली दो, और दूसरा, यह हिसाब लगाओ कि लोकसभा में राहुल का भाषण कितना कटा, राज्यसभा में खड़गे का भाषण कितना कटा। नरेंद्र मोदी ने आज एक दिन में दिल्ली, यूपी और मुंबई सब नाप लिया। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। वंदे भारत नेटवर्क के विस्तार पर गौर कीजिए। 17 राज्य, 108 जिले, मतलब लोकसभा की कम से कम 108 सीटें। वंदे भारत ट्रेन चलाकर मोदी ने इतनी सीटें तो कंफर्म कर ही ली। कांग्रेस के कुछ नेता पिछले 24 घंटे से यह बताने में लगे हैं कि राहुल गांधी अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। रणदीप सुरजेवाला ने आज राजीव के पिता के सरनेम का हवाला दिया। यह कितना सच है, ये आपको बताते हैं। फिरोज गांधी इस देश के इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके ससुर प्रधानमंत्री रहे, पत्नी प्रधानमंत्री रही, बेटा भी प्रधानमंत्री बना, लेकिन कांग्रेस में कोई भी फिरोज गांधी का नाम नहीं लेता। राहुल गांधी कहते हैं कि वो दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण हैं, मगर ये गोत्र नेहरू का था। फिरोज तो गुजराती पारसी थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोत्र नाना का बताएं और सरनेम पिता का लगाएं। सरनेम में भी पेच है। फर्स्ट नेम फिरोज, पिता से मिला मिडिल नेम जहांगीर और गुजराती पारसी खानदान से मिला नेम घांडी। राहुल गांधी के दादा और राजीव गांधी के पिता का पूरा नाम फिरोज जहांगीर घांडी था। 1942 में फिरोज और इंदिरा ने प्रेम विवाह किया तो नेहरू को अपनी इमेज की चिंता हुई। कहते हैं कि तब महात्मा गांधी ने फिरोज को अपना सरनेम दिया और फिरोज घांडी से गांधी हो गए। हालांकि इसके कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। गंधी था, गांधी था, उसका GANDH वहां गंधी बोलते थे, तो उसको गांधी उच्चारण करे, फिरोज गांधी का लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि फिरोज गांधी का यदि आपने नाम लगाया और नेहरू का गुणगान करते हैं, तो फिरोज गांधी का जन्म कब हुआ था? 12 सितंबर 1912 को हुआ था। फिरोज गांधी की मृत्यु 8 सितंबर 1960 को हुई थी। इस परिवार ने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक किस 12 सितंबर को, किस 8 सितंबर को उनके मजार पर जाने की बात दूर, उनके किसी चित्र पर भी फूलमाला चढ़ाया हो। इस परिवार को, इस देश को बताना पड़ेगा कि फिरोज गांधी को डंप करने के पीछे क्या राज है। राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। इंदिरा अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन राजीव के नाम के साथ सरनेम गांधी जोड़ा गया। लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1952 की पहली लोकसभा की मेंबर्स लिस्ट में रायबरेली के सांसद का नाम फिरोज गांधी लिखा है। यानी फिरोज जहांगीर घांडी 1942 से 1944 के बीच ही कभी फिरोज गांधी बने। नरेंद्र मोदी को इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं।
सियासी दुश्मनों की तमाम कोशिशों के बाद भी मोदी का सितारा बुलंद है, क्योंकि उनके साथ पब्लिक का सपोर्ट है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। अकेले नरेंद्र मोदी सब पर भारी हैं। सर्वे हो या ओपिनियन पोल, मोदी सबसे आगे हैं। मंच नेशनल हो या इंटरनेशनल, मोदी ही नंबर 1 है। मोदी के कहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, यह यूपी को मिले इन्वेस्टमेंट ऑफर के लेटेस्ट डेटा से समझिए। मोदी कुछ घंटे के लिए लखनऊ गए तो उत्तर प्रदेश को 32,95,000 करोड़ के निवेश ऑफर मिल गए। रिलायंस ग्रुप यूपी में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुकेश अंबानी की कंपनी के निवेश से यूपी में 1 लाख नई नौकरियां आएंगी। बिरला ग्रुप योगी के राज्य में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। 8 देशों से 7,12,000 करोड़ के निवेश ऑफर आए, जिनसे 5,61,475 रोजगार पैदा होंगे। आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पार्लियामेंट में कांग्रेस ने कई दिनों तक अडानी का टेप बजाया, लेकिन अडानी का टेप चुनाव में क्यों नहीं चलेगा, अडानी चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनेगा, यह भी लखनऊ में समझ आया। नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखा है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी को ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में लगे हैं। सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। बीजेपी नेताओं की जमात अगर योगी की तारीफ करे तो किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन लखनऊ में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मोदी योगी के बारे में खुलकर बातें की। इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है, जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने इसे कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। मोदी और योगी की जोड़ी बीजेपी के लिए कितनी उपयोगी है, इसे लोकसभा के नंबर से बहुत आसानी से समझ में आता है। राहुल गांधी मोदी के सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन राहुल पूरा जोर लगाकर भी उतने सांसद नहीं जितवा पा रहे जितना योगी आदित्यनाथ अकेले यूपी में जितवा देते हैं। और जब मोदी विरोधी प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कर रहे थे, ठीक उसी वक्त नरेंद्र मोदी मुंबई में मुस्लिम भाइयों से मिल रहे थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि मोदी और मुस्लिम समाज के बीच बहुत दूरी है और मोदी की पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, लेकिन आज मोदी ने वोट नहीं मांगा, भाई भाई की बात की। सोचिए, प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज के बीच थे और उन्होंने सीधे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, आपके परिवार के मेंबर की तरह आया हूं। मोदी विरोधी इसे भी पॉलिटिकल बयानबाजी बताकर डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मोदी ने मुस्लिम भाइयों के साथ रोटी बनाई, टिफिन पैक किया, एक नया महागठबंधन बन रहा है। क्या मोदी और मुसलमान साथ आ रहे हैं? और याद रखिए, कल ही दिल्ली में जमीयत की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। मोदी और मुस्लिम समाज के बीच बात शुरू हुई है, कहां तक पहुंची है, यह समझते हैं इस रिपोर्ट से।
एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है। भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है। यही सच्चा सेकुलरिज्म है। नरेंद्र मोदी ने कहा था सच्चा सेकुलर कौन होता है, तो उसका नया वर्जन ये है। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, 20% मुसलमानों के लिए संदेश है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा शख्स सबका है। प्रधानमंत्री मुंबई के बोहरा समाज के अलजामिया तुस्सैफियाह सैफी अकादमी के उद्घाटन में पहुंचे थे। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों में 10% बोहरा मुसलमानों की आबादी है। बोहरा मुसलमान कितने % हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है मोदी को मुस्लिमों को मैसेज देना। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। कुछ दिन पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने इस बात को अच्छे से समझाया था। पसमानदा मुसलमान बोहरा मुसलमानों के पास जाए, उनके भीतर पार्टी सरकार को लेकर विश्वास जगाए। नेता कार्यकर्ता बेवजह के बयानों से बचें। कोई हमें वोट दे या ना दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर संसद में उनका संबोधन या फिर बोहरा समाज का ये मंच, मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका एक सोशल पहलू तो है ही, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, जिसको आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोट 3% मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा 8% हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 8% ये आंकड़ा बरकरार रहा। 2024 में ये परसेंटेज मोदी हर हाल में बढ़ाना चाहते हैं। मोदी विरोधी 20% इसी मुस्लिम वोट को मोदी के खिलाफ सबसे सटीक और सॉलिड हथियार मानते हैं। अब तक यही कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन पिछले चुनाव के इस डेटा से साफ है कि मुस्लिमों में मोदी का ग्राफ बढ़ा है और मोदी भी इस भरोसे के ग्राफ को और बड़ा करना चाहते हैं। मुस्लिम वोट मैटर क्यों करता है, उसके एक और डेटा को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 543 लोकसभा सीट में से करीब 143 सीट यानी 1/4 सीट पर मुस्लिम वोट बैंक सीधा असर डालता है।
जिसमें लोकसभा की 92 सीट ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम वोट बैंक है। लोकसभा में 24 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 31 से 40% है। लोकसभा की 11 सीटों पर मुसलमान 41 से 50% हैं। लोकसभा की 16 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास उनका मेन उद्देश्य है। इसी वजह से आप देखेंगे कि फलीभूत कौम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने इस मिशन पर है कि संपूर्ण विश्व में मानवता एक हो, मानवता का संदेश लिए घूम रहे हैं। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए बोहरा समाज का हर नागरिक, हर बच्चा आतुर है और ये चाहता है कि देश उनके नेतृत्व में विकास करे। मोदी जी रखते हैं सबका विकास का ध्यान? बराबर ध्यान रखते हैं, ऐसे सब बराबर ध्यान रखते हैं। दुबई भी आए थे पहले ये मोदी साहब, वो मुख्यमंत्री जो हमारे एमपी का था पहले शिव चरण सिंह, वो भी आए थे। हमारी अच्छी उनका अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बोलने करने में भी अच्छा है और पार्टी भी अच्छी है। बस सब साथ दे रहे तो सब पार्टी आगे बढ़ सकती है, तो और भी बढ़े आगे। वो भी आ रहे हैं हमारे मौलाना की इनविटेशन पे, बहुत अच्छी बात है। इनविटेशन कबूल किया उन्होंने, इखलास से कबूल किया और वो इतना कीमती टाइम देके इधर हमारे सैयदना साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं, खुशी होती है। मोदी ये बात जानते हैं, मुस्लिमों का विश्वास बढ़ा तो फायदा भी मिलेगा। बात 24 के लोकसभा चुनाव भर की नहीं है। मोदी जिस जगह और जिस मंच पर मौजूद हैं, उस महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बीएमसी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए समीकरण देखने को मिले हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट का रोल भी अहम होने वाला है। वो कैसे, वो भी समझ लेते हैं। मुसलमान मुंबई में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और कहा जाता है कि इनका सीधा असर 50 से अधिक वार्डों पर है। बीएमसी चुनाव में इनका रोल इसलिए है क्योंकि वार्डों के वोटर्स के नंबर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की तुलना में कम होते हैं। ऐसे में छोटा सा वोट मार्जिन भी जीत हार में निर्णायक साबित हो सकता है। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक मुंबई में मुसलमानों की आबादी 20.65% है। मुस्लिम समुदाय का वोट नगर निगम चुनाव में पहले कांग्रेस को मिलता रहा था और बाद में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओवैसी की पार्टी में भी चला गया। दूसरी ओर शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसकी छवि हमेशा कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है। लेकिन 2017 में हुए चुनाव में बीएमसी में चुने गए 31 मुस्लिम नगर सेवकों में से शिवसेना के 2 नगर सेवक भी शामिल थे। अधिकांश मुस्लिम पार्षद कांग्रेस के थे, लेकिन इस साल के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। उद्धव की शिवसेना अपने हिंदुत्व रुख के साथ साथ मुंबई के मुस्लिम वोटर्स से भी अपना साथ मांग रही है। 3:45 से खड़े हैं सर। क्यों, ऐसा क्या खास प्रधान? सर एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि मोदी जी आ रहे हैं जामिया के इनॉग्रेशन के लिए, तो बहुत गर्व की बात हो रही है। इसलिए इसके पहले मोदी जी को कभी ऐसे देखा लाइव? कभी नहीं देखा सर, ये पहली बार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के काम में कुछ खास लगता है? क्या खास लगता है? सर करप्शन बहुत कम हो गया है उनके आने के बाद। थोड़ा जो ब्लैक मनी जो है वो कम हो गया है थोड़ा। क्या नाम आपका? अलीफिया। कितने देर से इंतजार में है अलीफिया? 3:30 से है। तो अभी मोदी जी को देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है ऐसा जी। क्या उनके काम में क्या खासियत है जो लोग इतने देर तक इंतजार करने देख? रोड डेवलपमेंट्स हुए हैं, फिलहाल अभी रेलवे में भी हुआ है डेवलपमेंट उनका, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। और टॉयलेट्स का जो आया था तभी, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो रोड्स क्लीन रहते हैं इस वजह से। क्या मोदी जी के काम में क्या खास नजर आता है? क्या जो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी लाइन पे काम हो रहा है देश में? हो तो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा तेजी से तो नहीं हो रहा है, हो रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर पुराने गवर्नमेंट से तुलना करेंगे इस गवर्नमेंट के, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव हुआ? थोड़ा रोड डेवलपमेंट्स में हुआ है, थोड़ा वो ब्लैक नोट्स का उन्होंने जो बंद करने का इनिशिएटिव लिया था कि जाली पैसा जो है उसके लिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। मुस्लिम वोट बैंक किसके लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवसेना में टूट के बाद उद्धव ठाकरे लगातार मुस्लिम प्रेमी होने का दाव गढ़ रहे हैं। अपने दशहरे के भाषण में उद्धव ठाकरे ने बिल्किस बानो केस का जिक्र किया, साथ ही अब वो प्रकाश अंबेडकर के साथ गए हैं ताकि दलित और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। राज्य में
भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस अभी 3 दिन पहले ही वोरा कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे और अब प्रधानमंत्री अरबिक एकेडमी का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री बोहरा समाज को अपने परिवार का हिस्सा यूं ही नहीं बता रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बोहरा समाज के साथ प्रधानमंत्री की बॉन्डिंग क्या है। बोहरा समाज के किचन में प्रधानमंत्री गए थे, जहां बोहरा समाज के प्रमुख सैयदाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने रोटी बेली। जो लोग प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, उनको इस तस्वीर से जवाब मिल गया होगा। प्रधानमंत्री से बोहरा समाज का रिश्ता क्या है? हम आपको 2005 की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब बोहरा समाज के लोगों ने उनके लिए उस होटल में एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था, जहां वो 2005 में ठहरे थे। बोहरा समाज के लोगों ने बर्थडे तब मनाया जब वो चेन्नई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए थे। मोदी बोहरा समाज से अपने पुराने रिश्ते की बात कहकर उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं जिन्हें मुगल गार्डन के नाम बदलने से परेशानी है, जो मोदी को मजहब के चश्मे से देखते हैं। मोदी ने इस मंच से वो बातें की जो उनके विरोधी सोच भी नहीं सकते। साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है। यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को डिजिटाइज करने का ऐलान भी किया गया है। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो पुराण है हस्तलिखित, वो देख रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। किसी भी पद्धति से जुड़े अगर कोई प्राचीन टेक्स्ट है तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए। जब मोदी बोहरा समाज से मिल रहे थे, उसी वक्त काशी में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान धर्म संसद में भाषण दे रहे थे। और जो लोग भारत को सिर्फ एक मजहब हिंदू से जोड़कर देखते हैं, उन्हें आरिफ मोहम्मद की इन बातों को बड़े गौर से सुनना चाहिए। भारत जितना शक्तिशाली बनेगा, पूरी दुनिया को और मानवता को उतना ही फायदा होगा। भारत की संस्कृति ना तो त्वचा के रंग से, ना भाषा से, ना आस्था और आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, इससे परिभाषित नहीं होती। भारत की संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। भारत की संस्कृति परिभाषित होती है देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये जो शरीर है,
ये उसका मंदिर है और शिवा खुद उसकी आत्मा। जब मैंने एक बार ये बात स्वीकार कर ली अपने दिमाग में, फिर मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है कि आपकी खाल का रंग क्या है, आप क्या भाषा बोलते हैं, आप उसको पैदा करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं, आप एक महीने का व्रत रखते हैं या मंगलवार का व्रत रखते हैं या सोमवार का व्रत रखते हैं, फिर मेरे ऊपर इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने तो, मेरी संस्कृति मुझे ये बताती है कि सबसे पहले ये मानो दैट एवरीबॉडी इज पोटेंशियली डिवाइन, हर किसी के अंदर दिव्यता मौजूद। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान दुनिया को यह है कि हमने मानव का दिव्यकरण किया है और दिव्यता का मानवीयकरण किया है। ऐसा नहीं है असर नहीं हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं। अच्छी खबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आई। अच्छी बात यह है कि ये फ्राइडे के दिन आई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश करने पर कोई पाबंदी नहीं। मैं इस पे कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा हैं जो पढ़े लिखे आलिम हैं, कुरान शरीफ की, शरीयत की सब कुछ जानकारी रखते हैं। अगर वो कोई बात बोलेंगे तो मेरे जैसा आदमी या कोई पॉलिटिकल आदमी इस पे जवाब नहीं दे सकता। वो जो कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। 2 दिन तक जमीयत का दिल्ली में अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन ठीक उससे पहले अगर जमीयत से मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने की अनुमति की खबर आती है तो मुस्लिम समाज के लिए ये मैसेज अच्छा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।